बाद लिए चलते हैं। सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब सीएम अशोक गहलोत करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको अहमदाबाद से सीधी दिखा रही हैं। रघु शर्मा उनके साथ में मौजूद हैं। सीनियर ऑब्जर्वर सीएम अशोक गहलोत गुजरात की भूमि पर मौजूद हैं। मिशन गुजरात के तहत सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। इससे 3 बार पहले भी सीएम अशोक गहलोत कोशिश कर रहे थे गुजरात जाने की, लेकिन अब पहली बार जब गुजरात पहुंचे हैं इस दौरे के दौरान सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद में, तो ऐसे में उनका स्वागत भी कल से किया जा रहा है। नेता, पदाधिकारी, विधायक मिल भी रहे हैं और यही कहना सीएम अशोक गहलोत का भी कि हमारी रणनीति आगे क्या होगी, किस तरह से हमारे जो साथी हैं वो काम करेंगे, बूथ लेवल पर किस तरह से काम होगा, इसी पर आगे हम रणनीति बनाएंगे। और इसी के तहत अब अहमदाबाद में सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वो कहते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि कल भी वो वडोदरा में मौजूद थे, अहमदाबाद पहुंचे, वहां पर बैठकों का दौर भी जारी रहा। और अब इसके बाद क्या सिनेरियो बनता है, किस तरह से रणनीति बनती है, कांग्रेस कितना मजबूत है, बीजेपी पर किस तरह के निशाने साधे जाएंगे, आप क्योंकि अब मैदान में उतरी है तो उसको कितना गंभीर मानती है कांग्रेस, वो तमाम सवाल हैं। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाबों के साथ सीएम अशोक गहलोत यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। रघु शर्मा उनके साथ मौजूद हैं और पीछे आप देख सकते हैं, पीछे की पंक्ति में प्रमोद जैन भाया भी मौजूद हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत के साथ ही वो गुजरात के लिए रवाना हुए थे और गुजरात लगातार सीएम अशोक गहलोत के साथ उनके साय की तरह मौजूद हैं। और अब ये तस्वीरें तमाम जो गुजरात के कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं। रवि हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए। रवि, सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं, प्रमोद जैन भाया हैं, रघु शर्मा हैं, और कौन कौन यहां पर मौजूद है और क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण रहेगा? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत के अलावा यहाँ पर जो पीसीसी गुजरात के जो अध्यक्ष हैं जगदीश ठाकुर, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जो हैं विक्रम राठवा और तमाम जो बड़े बड़े सीनियर लीडर जो हैं कांग्रेस के, गुजरात कांग्रेस के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री गहलोत जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि उनका जो दौरा है उसमें जिस तरीके से उनको फीडबैक मिला है, तमाम जो चीजें जिन पर चर्चा हुई है गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से, इस यहाँ के स्थानीय नेताओं से, यहाँ के विधायकों से, उन तमाम चीजों का निचोड़ जो है वो क्या है, किस तरीके से कैंपेन जो है, इलेक्शन कैंपेन जो है 2022 के लिए वो में बनाया जाए, किस तरीके से उसकी रणनीति तय की जाए। इसके अलावा मैनिफेस्टो जो है उसमें कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो शामिल किए जाने चाहिए, क्या क्या यहाँ की समस्याएं जो हैं वो शामिल की जानी चाहिए। तो ऐसे तमाम जो विषय हैं जिन पर पिछले 2 दिनों में सीएम गहलोत ने फीडबैक लिया है पदाधिकारियों से, और इसके बाद अब जो है वो अपनी बात रखेंगे। सीएम गहलोत यहाँ पर पत्रकारों से रूबरू होंगे और तमाम जी रवि, क्योंकि कल भी जब बैठक चल रही थी पीसीसी कार्यालय में, ये पहले रघु शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। साथ ही साथ जैसी सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र गुजरात के आम और आवाम, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके बीच जाके हमारी टीम में बात करें, इंटरेक्शन करें उनसे, और वो क्या उम्मीद करते हैं गुजरात में कांग्रेस पार्टी से, उनकी भावनाओं को रिफ्लेक्ट करने के लिए ये करीब 1.5-2 महीने हमारी टीमें पूरे गुजरात में जाएगी। 1500 से 2000 छोटी बड़ी मीटिंग्स करेगी और जिन लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है गुजरात की, उन सुझावों को एक बार रिव्यू करेगी। कांग्रेस पार्टी उनमें से कौन से सुझाव गुजरात की जनता के लिए करने के लिए तैयार है, वो हम मैनिफेस्टो के माध्यम से आपके पास लाएंगे। और मैनिफेस्टो मेकिंग का काम हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानित दीपक भाई बावरिया जी को दिया गया है। तो आज इन दोनों कामों की शुरुआत आदरणीय अशोक गहलोत जी के द्वारा की जा रही है। उसके बाद में
गहलोत साहब आपसे इंटरेक्ट करेंगे, तो मैं आदरणीय गहलोत साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो तो आज इन दोनों कामों की शुरुआत आदरणीय अशोक गहलोत जी के द्वारा की जा रही है। उसके बाद में गहलोत साहब आपसे इंटरेक्ट करेंगे, तो मैं आदरणीय गहलोत साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा होर्डिंग्स है एक सैंपल के रूप में जो डिस्प्ले होगा पूरे गुजरात में, उसकी एक बार आप लॉन्चिंग कर दें। उसके बाद जो मैनिफेस्टो मेकिंग का प्रोग्राम है उसकी भी लॉन्चिंग हो जाए। लो भाई खड़े हो ना, बोलो। वाले हैं एक होर्डिंग जो गुजरात में लगेंगे, उसकी लॉन्चिंग है और वही जो अब होर्डिंग है उसकी एक तस्वीर जो प्रतिलिपि है वो यहाँ पर नज़र आ रही है जो लगेंगे। और दूसरा एक और लॉन्चिंग जो सीएम अशोक गहलोत करेंगे, ये पोस्टर, ये होर्डिंग जो पूरे गुजरात में नज़र आने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत सीनियर ऑब्जर्वर जब पहुंचे हैं तो वहां पर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या अब चुनाव के मद्देनजर वहां पर कार्यक्रम होने चाहिए, किस तरह से जो नेता है, विधायक है, पदाधिकारी हैं वो काम पर लगे, किस तरह जनता के बीच में जाएं और किस तरह से कांग्रेस का प्रचार हो, वो तमाम तस्वीरें यहां पर अब साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये तस्वीर है लॉन्चिंग की, जो कि पोस्टर, जो होर्डिंग है पूरे गुजरात में लगाए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से। वो पोस्टर, वो होर्डिंग, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीएम अशोक गहलोत के द्वारा, सीनियर ऑब्जर्वर के द्वारा ये पोस्टर का विमोचन होते हुए, लॉन्चिंग होते हुए। इसके बाद एक और कार्यक्रम जो लॉन्च किया जाएगा और तमाम पीसीसी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं सीएम अशोक गहलोत के साथ। पहली पंक्ति में ये तमाम नेता कांग्रेस के, गुजरात के दिखाई दे रहे हैं। तो सीएम अशोक गहलोत 2017 की अगर बात करें तो उस दौरान भी सीएम ने कमान संभाली थी और क्योंकि रणनीतिज्ञ वो बहुत बेहतर हैं, कुशल शासन चलाना वो जानते हैं और उसी के साथ शासन प्रशासन किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से सत्ता में आया जाए, ये भी बहुत बेहतर तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं। और इसीलिए अब सीनियर ऑब्जर्वर उनको गुजरात में लगाया गया है। पहले पिछली बार 2017 में भी इसी तरह उन्होंने कमान संभाली थी और बहुत ज़्यादा मतों से पीछे कांग्रेस इसलिए ही नहीं रही थी और इसीलिए कांटे की टक्कर पिछली बार भी कहा गया था। और इस बार भी कुछ इस तरह की तस्वीर दिख सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं और अब उन्होंने वहां की, गुजरात की भी कमान संभाल ली है। हालांकि अभी ये अहमदाबाद की तस्वीर है, सीनियर ऑब्जर्वर बनने के बाद ये पहला दौरा है, तो ऐसे में किस तरह रणनीति पहली बार में बना के आएंगे और इसके बाद भी गुजरात के दौरे लगातार होते रहेंगे, उनमें किस तरह की रणनीति होगी वो तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं सुनते हैं। माननीय शक्ति भाई, माननीय भरत भाई, माननीय सिद्धार्थ भाई, माननीय अमित भाई, माननीय दीपक भाई, माननीय अमित याग्निक, माननीय सोनल बहन, लाजी भाई। तो जगदीश ठाकुर यहाँ पर मौजूद हैं और पीसीसी के तमाम पदाधिकारी गुजरात के यहाँ पर मौजूद, विधायक, नेता, तमाम लोग मौजूद। और क्योंकि कल जब बैठक हो रही थी तो उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि सीएम हर व्यक्ति से 1-to-1 बातचीत करेंगे क्योंकि कई ऐसे नेता, विधायक हैं जिनमें शिकायत है अभी और कई चीज़ों को लेकर वो शिकायत कर रहे हैं, तो उन शिकायतों को सुनना बहुत ज़रूरी है। ये वो समय है जब प्रचार प्रसार हो, कांग्रेस किस तरह से आगे अगर शासन आता है, सत्ता में आती है, किस तरह से कार्य करेगी, किस तरह से मैंडेट होगा, उन तमाम चीज़ों को प्रचार प्रसार करे, जनता के बीच जाए, बूथ लेवल पर किस तरह से मजबूती हो, उन तमाम चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है। और उनके लिए ये ज़रूरी है कि जो विधायक हैं या जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनकी शिकायतें दूर हों। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने उन शिकायतों को भी सुना और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या कुछ मुख्यमंत्री कहते हैं, अपने कुछ ही पल में वो संबोधन देंगे। जैसा कहा, मुझे आप लोगों से मुखातिब होना है। पहले भी मुझे बहुत अवसर मिले थे आपसे बातचीत करने का। डेमोक्रेसी है, सरकार हमारी बनते बनते रह गई थी उस समय में।
आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, गुजरात वासियों का बहुत सहयोग था। लगता था कि इस बार सरकार बन जाएगी, पर अनफॉर्चुनेटली आप जानते हो मोदी जी को जिस रूप में वो अपने आप को पेश करते हैं अभिनेता के रूप में। अभिनेता आप देखते हो कि बॉलीवुड के अंदर मैं करता हूँ, बॉलीवुड के अंदर अभिनेता जो है सब तरह की एक्टिंग कर सकते हैं। मोदी जी ने जो लास्ट में देखे घबरा करके अचानक ही जो मनीष अय्यर का स्टेटमेंट था उसको तोड़ मरोड़ के कहा गया, मुझे नीच कह दिया है, मैं नीच हूँ, एक सहानुभूति लेने के लिए। और प्लेन उतारे पानी के अंदर, उस वक्त में जो जिस रूप में वो पेश आए, विकार पागल हो गया, विकार गांडो छे जो के बोल रहे थे। हर व्यक्ति की जबान पर यही था विकास के बारे में। हम जहाँ भी जाते थे तो लोग जोर जोर से बोलते थे, एक इशू बन गया था। उसको खत्म करने के लिए भी एक अभिनेता की तरह उन्होंने कहा मैं खुद विकास। तो हमें कहना पड़ा अब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को पागल नहीं कह सकते। राहुल गांधी जी की मौजूदगी मुझे कहना पड़ा कि हमारे संस्कार नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई ऐसी बात बोलें, तो मुझे कहना पड़ा भाई विकार गांडो छे जो है छोड़ दो इसको, ये हमारा संस्कार है। उनकी तरह ये संस्कार नहीं है कि आप जिस प्रकार धज्जियाँ उड़ा रहे हो देश के अंदर, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो कि लोग क्या सोचते होंगे। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, लोग जेलों में बैठे हैं, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, एक्टिविस्ट, कोई कहाँ बैठे हुए हैं, कोई मालूम पड़ सकता है क्या? ये हालात देश के अंदर है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी अप्रोच ये है जो फासिस्टी है, वो खाली धर्म के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, उसी का उनको घमंड है, उसी का उनको घमंड है। और एक ही इशू पे चुनाव जीत रहे हैं वो, ना विचारधारा पे, ना कोई प्रोग्राम पे, ना कोई पॉलिसी पे, ना गवर्नेंस पे। ये आपका गुजरात मॉडल या मोदी मॉडल था, वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि लोगों को गुमराह करने वाला था देश के अंदर, पूरी तरह गुमराह किया कि पता नहीं गुजरात मॉडल क्या होगा। अब 27 साल में आप देख रहे हो, और आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता। आप 24 घंटे हम लोगों की तरह ही, हम लोग राजनीति में कार्य करता है, आप पत्रकार की बिरादरी भी समाज सेवा ही करती है। चौथा स्तंभ जो कहलाता है तो ऐसे नहीं कहलाता है। आप भी 24 घंटे ही काम देखते हैं, भाई कोई घटना दुर्घटना, क्या फैसले हो गए, क्या फैसले, क्या फॉल आउट हो गए, तो देखते हैं आप लोग। आप ज़्यादा कौन समझ सकता है। 27 साल का इतिहास देखें, आपके पड़ोस में राजस्थान है। कल बात चल रही थी, 27 साल पहले हम लोग कहते थे, मैं मुख्यमंत्री बना था 98 के अंदर पहली बार, हम लोग कहते थे भाई देखो गुजरात कितना आगे बढ़ गया है। गुजरात से कोई आता है, अगर कार में वो सो रहा है, नींद आ गई उसको, जैसी राजस्थान आया नहीं और नींद खुल जाती उसकी, इतनी सड़कें खराब है राजस्थान। ये हम कहा करते थे। आज उल्टा हो गया है। आप सूरत से बड़ौदा जाओ, राजस्थान से आप अहमदाबाद आ जाओ, उल्टा बात होगी। आज शानदार तरीके से राजस्थान की गवर्नेंस हो रही है, शानदार सड़कें हैं, शानदार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति करी है। सारी जो प्रीमियर संस्थाएं देश की, पंडित नेहरू के ज़माने की, IIT, IIM, एम्स सहित सभी राजस्थान के अंदर हैं। शिक्षा में, स्वास्थ्य के अंदर हमने पूरे मुल्क के अंदर नंबर 1 हम लोग हैं। आपको आश्चर्य होगा कि चिरंजीवी योजना हमने बनाई है, राइट टू हेल्थ का बिल ला रहे हैं हम लोग। सोशल सिक्योरिटी है, कोई रेवड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं रेवड़ियाँ हैं। आज हर इंसान को सोशल सिक्योरिटी चाहिए, विदेशों की तरह। आज हम लोग भी 21st सेंचुरी में पहुँच गए हैं। हमने पूरा इलाज IPD फ्री, OPD फ्री, 5 लाख ने 10 लाख का बीमा कर दिया, पूरे प्रदेश वाले को कर दिया, अमीर गरीब कोई नहीं।
वो केंद्र की सरकार की स्कीम है, वो खाली 1/3 आबादी के लिए है खाली वो। SSCC का जो एक सर्वे किया हुआ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, उन तक सीमित है वो। हमारी स्कीम सब पब्लिक के लिए हैं। हमारी स्कीम में 10 लाख का बीमा है। उसके अलावा भी अगर कोई परिवार में मान लीजिए 10 लाख में 4 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर, उनके घर में तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, 10 लाख लोगों या 15 लाख लोगों, सरकार उसके लिए अलग से पैसा देगी उस परिवार को, पूरा इलाज फ्री करेगी। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है और शायद दुनिया में भी नहीं होगा। MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया हम लोगों ने। और एक्सीडेंट का बीमा साथ जोड़ दिया है। अगर एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता नहीं हो किसी का, तो 5 लाख का बीमा वो भी कर दिया है। एक्सीडेंट का मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, बरसात आ गई, डूब गए, बह गए, वो भी उसको 5 लाख का बीमा मिल रहा है। इस प्रकार मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसी हमारी कई स्कीम हैं, वो तो मैं भी बैठ के नहीं बता पाऊँगा आपको, क्योंकि उसमें तो फिर घंटों लग जाते हैं। आपको मैं कोशिश करूँगा अगली बार आपको मैं कोई छोटी पुस्तक या लीफलेट बताऊँ। आपकी नॉलेज होना चाहिए कि राजस्थान पड़ोस में राज्य है। शिक्षा में हमने क्या नवाचार किया आपके यहाँ, मैंने सुना 6000 स्कूलों को बंद कर दिया। हमारी गवर्नमेंट BJP की थी, उसने भी ये काम किया। हमने आगे बाबा मर्ज किया उनको स्कूल। गांव में स्कूल सुविधा मिलनी चाहिए। अंग्रेजी स्कूल हमने खोल लिया, हर वहाँ लॉटरी खोलनी पड़ती थी, भीड़ पड़ रही है एडमिशन के लिए। आप जानते हो इंग्लिश का आज 21st सेंचुरी में मोबाइल के बाद क्या महत्व है। हम ही बचपन में खिलाफ थे अंग्रेजी के, हम भी उसमें पीछे रह गए, पर आज ज़माना बदल गया है। गांव के बच्चे इंग्लिश बोल रहे स्कूल के अंदर बचपन से ही। आप कल्पना करो 10-15 साल के बाद में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। गांव के बच्चे बॉम्बे, दिल्ली, लंदन, अमेरिका जाएंगे तो कॉन्फिडेंस जाएंगे। तो कहने का मतलब ऐसे कई काम हमने किए हैं जो रघु समारी तो बोलते रहते हैं हर मीटिंग के अंदर, जगदीश भाई बोलते रहते हैं, बुरी कहने की आवश्यकता नहीं। पर मुझे दुख होता है कि यहाँ पे कोरोना आ गया। अब आप बताइए, मोदी जी के राज्य में जहाँ भारत सरकार प्राइम मिनिस्टर वो हैं, ऑक्सीजन की मारामारी पूरे मुल्क के अंदर थी। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे रघु शर्मा जी। हमने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है। मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें 350 तो खाली कोरोना को लेके थी। पूरे प्रदेश के अंदर भी जुड़े हुए हैं, IT से गांव तक जुड़े हुए हैं। एक एक चीज़ को हमने पब्लिक से शेयर किया। प्रधानमंत्री जी ने भी उसको अप्रिशिएट किया हमारे एक्शन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर। आप सोच सकते हो, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हमने, लड़ झगड़ के लिए हमने 3 मंत्रियों को भेजा दिल्ली में, सब कुछ किया। दवाई हमने चार्टर प्लेन से मंगाई बॉम्बे से, एक दिन देरी नहीं होनी चाहिए। 40-40 हज़ार रुपये के इंजेक्शन फ्री दिए। मॉडल बना भीलवाड़ा का, आपने सुना होगा, पूरे देश के अंदर उसका नाम हुआ। सब कुछ किया और हमें बड़ी आश्चर्य होता, दुख होता था कि आप गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, बम्बई के अंदर, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी बेड नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हावी हो गया प्राइवेट सेक्टर आ गया। हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी अलग है। तो कम से कम कंट्रोल में रहा। सारे इलाज हमने किए, पब्लिक सेक्टर के अस्पताल में कोई कमी नहीं रहने दी। अस्पताल के डॉक्टर मांगे थक सकते हैं, हमने देते नहीं थका उनको जो उन्होंने जो भी कुछ मांगा था। और यहाँ देखते थे कि एम्बुलेंस खड़ी है, गाड़ियाँ खड़ी है, उसी के अंदर ड्रिप लग रहा है, पूरा भरा पड़ा था अहमदाबाद मेरे ख्याल से। ये सीन आ रहा था। इलाहाबाद के अंदर गंगा के घाट पे देखें आप क्या लाशों की स्थिति हुई। कहने का मतलब कि हर गवर्नेंस में हमारी सरकार देखिएगा, और इनको मौका मिला 27 साल का। उसके बाद में इनकी गवर्नेंस क्या है, पूरी कैबिनेट को इनको बदलना पड़ा 100%। इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब सबके सब निकम्मे थे, नाकारा थे, भ्रष्ट थे। तो आपने 3.5 साल रखा ही क्यों लोगों को, कितना नुकसान हुआ प्रदेश को। तो ये स्थिति में ये प्रदेश आपका चल रहा है, जो हम लोग महसूस करते हैं। इस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। लंपी बीमारी आई है, गुजरात भी उसमें ग्रसित है, 7-8 राज्य ग्रसित थे। हमने वहाँ 3 वीडियो कॉन्फ्रेंस मैंने खुद ने करी मुख्यमंत्री सरकार। हम लगे हुए हैं, केंद्र सरकार मांग कर रहे हैं, और मैं इस मौके पर आज पहली बार मांग करूँगा आपके सामने कि इसको जो है
राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करो, क्योंकि गाय माता जो है उसकी जो जिस प्रकार वो तड़प तड़प के मरती है बीमारी के बाद में, कोई सोच नहीं सकता। बीमारी होने के बाद में उसको वैक्सीन नहीं लग सकता है, वैक्सीन पहले लगा हुआ तो वैक्सीन नहीं है हमारे देश के अंदर, दवाइयाँ नहीं हमारे देश के अंदर, अब जाके प्रयोग हो रहे हैं कब वैक्सीन आएगी मार्केट के अंदर। स्थिति बड़ी खराब है और अगर फैलती गई तो कोरोना की तरह ये हमारी गायों को, गवर्नमेंट को भी तकलीफ देगी। अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित करते तो राज्यों को भी, केंद्र को भी जो स्टेट डिजास्टर फंड होता है उसमें से कुछ मदद मिलेगी और ज़्यादा अच्छा काम हम लोग कर पाएंगे। ये मैं चाहता हूँ। इस प्रकार से ये लंपी स्किन की बीमारी बहुत खतरनाक है और करीब 7 राज्यों में फैल चुकी है, राजस्थान में करीब 20 जिलों में फैल चुकी है। गुजरात में मैंने सुना कि बड़ी स्थिति खराब है यहाँ पे भी, इसको लेके भी। इसलिए मैंने आपको कहा कि बातें करने को बहुत सारी है, पर मेरा मानना आपसे यही है कि जिस प्रकार से कोरोना के अंदर भी इन्होंने देखिए न्याय नहीं किया पब्लिक के सामने। कोरोना की वैक्सीन जो है बीजेपी दफ्तर में छिपा के रखी गई। बीजेपी दफ्तर सूरत के अंदर उसको डंप किया गया और सूरत से और बीजेपी दफ्तर से आप बांट रहे हो, उसमें भेदभाव होगा पार्टी के आधार पर, ये कभी होता है क्या? हमने वहाँ क्या किया? ये बेटा रघु शर्मा जी, हमने 2-3 बार बुलाई पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग, सबको बुलाया, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, बीटीपी जो भी थे, बैठ के शुरू में चर्चा करने हम लोगों से, कोई हम सबको मिलकर लड़ना है इस कोरोना से। महामारी सबके लिए विश्व स्तर की महामारी है, ये किया हम लोगों ने। धर्म गुरुओं को बुलाया, उनको जोड़ा, एक्टिविस्ट को जोड़ा, एनजीओ को जोड़ा, पत्रकारों को जोड़ा और सबकी सहयोग से ऐसी फिजा बना दी हमने। प्रदेश वाले हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए लॉकडाउन के अंदर भी, और मुझे खुशी कहते कि हमारे कोई भूखा नहीं सोना चाहिए की जो थीम थी, एक तरफ सरकार ने सर्वे करवाया, कोई डेस्टिट्यूट भी है, रात को सो जाते हैं, स्टेशन पर सो जाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, ठेले वाले होते हैं। जब लॉकडाउन लगे ठेले वाला क्या करे, वो कहाँ भेजे सामान को, उन लोगों की लिस्ट अलग बनाई, सबको 5 बार किस्तों में पैसा भेजा हमने, 5,500 रुपये। और साथ में हमने ये जो आह्वान किया, आप मुझे खुशी कहते हुए, मेरे ख्याल गुजरात में ही कमी नहीं है दानदाताओं की और भामाशाहों की। ये तो आपका प्रदेश तो बरसों से जो है इतिहास गवाह है कि उद्योगीकरण के अंदर भी, भामाशाहों के अंदर भी, दानदाताओं में भी अच्छी अच्छी संस्थाएं यहाँ पर काम करें, किया हुआ काम उन्होंने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ लोगों ने कमी नहीं रखी, आम लोगों ने भी रिस्क लेकर के लाइफ की, क्योंकि कोरोना नहीं था, कितने लोगों की डेथ हो गया बताइए। हमारे अहमद पटेल साहब चले गए, कई लोग चले गए उस वक्त में। तो मैं समझता हूँ हमने इतनी शानदार प्रबंधन किया, उस रूप में कंट्रोल किया। यहाँ बिक रही है, अब बेच रहे हैं, बेच क्या रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बीजेपी दफ्तर से, इसमें भेदभाव। और आपको शायद जानकारी बम्बई में पकड़ा गए थे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इस प्रकार से, सरकार के अलावा। तो वहाँ की सरकार ने जाँच करवाई तो मालूम पड़ा कि ये जो थाने में जाके उनको पकड़ा गया, तो मालूम पड़ा ये भी सूरत से ही हो, ये बॉम्बे के अंदर है। इसका मतलब बीजेपी ने ही काम किया, इसमें भेदभाव किया। और ये मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के, अमित शाह जी के राज्य में इस प्रकार अगर दफ्तरों में जाकर के वैक्सीन बांटी गई तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं थी, मेरा मानना है। बाकी तो नोटबंदी, जीएसटी, मर्जी ऐसे बदल रहे हैं, उसके बार स्लैब, कितनी तकलीफ हो रही है। आज सब व्यापारी दुखी है, कोई बोल नहीं पा रहा ईडी के दर से। आजकल तो राज ईडी कर रही है, ईडी का आतंक है देश के अंदर, आतंक है देश के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने मौन लगा दी उसके ऊपर। बताइए आप, जो सीबीआई के पास पावर नहीं है वो ईडी के पास आ गए पावर। बिना आपके घर में घुस करके आप अरेस्ट कर सकते हैं, नोटिस दिए हुए, बिना कारण बताए हुए, बिना कारण बताए अरेस्ट कर सकते हैं, बिना कारण बताए आपकी संपत्ति सीज कर सकते हैं, बिना कारण बताए हुए। और जो एफआईआर होती है पुलिस में, उसी ढंग के वहाँ पे दूसरी एफआईआर होती है, कोई नाम दूसरा लंबा उसका, उसकी कॉपी देने की आवश्यकता नहीं उनको। आज थाने में कोई एफआईआर होगी, आप कॉपी लेने का अधिकार है आपको, संविधान के अंतर्गत भी, वो कॉपी नहीं देंगे आपको, और सुप्रीम कोर्ट ने मौन लगा दी उसको। बताइए, ये हालात है क्या हो रहा देश के अंदर, सब घबरा हुआ, पूरा मुल्क घबरा हुआ है। ये हालात में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे ड्रग बहुत चल रही है आपके यहाँ,
पकड़ी जा रही। कल परसों ही 2000 करोड़ की या 2500 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई, पहली पकड़ी गई थी। तो क्या हो रहा है? गांधी के प्रदेश के अंदर, हमें तो गर्व होता है, गांधी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पूरा दुनिया मना रही है अहिंसा दिवस को गांधी के नाम से, जो गांधी गुजरात के थे, हम सबको गर्व है। और उस महापुरुष के प्रदेश के अंदर शराबबंदी खाली कागजों में रह गई है। बिना सरकार की मिलीभगत के, अधिकारियों की मिलीभगत संभव नहीं है कि पूरी तरह शराबबंदी जहाँ नहीं है ना, उन प्रदेशों की तरह यहाँ शराब की बिक्री होती है। टेलीफोन करती शराब आराम से घर पहुँच जाएगी, होम डिलीवरी होने लग गई है। जब मैंने आरोप लगाया तो आपके मुख्यमंत्री रूपाणी जी ने मेरी आलोचना करी कि मैं बदनाम कर रहा हूँ प्रदेश को। मैं को बदनाम कर ही नहीं सकता गांधी के प्रदेश को, कैसे बदनाम कर सकता हूँ मैं? और सही बात कहता हूँ तो आपको उसको एक्शन करना चाहिए, रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आप भी करें, हम भी करें। मेरा मतलब ये था कि जो कहाँ से आती है, पड़ोसी राज्यों से आती है। पड़ोसी राज्य कौन सा? राजस्थान भी आता है, उसके अंदर सब राज्य आते हैं, जहाँ जहाँ आते हैं। तो आप अगर आप पर बातचीत भी करें, पहल करें, गुजरात पहल करें, क्योंकि गुजरात तकलीफ पा रहा है शराबबंदी के बावजूद भी। पड़ोसी राज्यों की सरकार से बातचीत करें, हम लोगों ने बातचीत करें, हम सब करेंगे कि हमारे यहाँ से शराब कोई कीमत पे नहीं जाए आपकी। तो दोनों सरकारें मिलकर ही तो कर सकती है हर जगह पर। तो कोई इंटरेस्ट नहीं इनका, पता नहीं उनके कितने खुद के जो महंगाई, बेरोजगारी इस देश के अंदर। देखिए आप, धर्म के नाम पे राजनीति से आसान चीज़ कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर। हिटलर भी और जो हुए थे आका ऐसे जिन्होंने बर्बाद कर दिया लोकतंत्र को, वहाँ पे भी धर्म के नाम पे राजनीति शुरू हुई थी। जिस देशों के अंदर धर्म के नाम पे राजनीति शुरू हुई, आखिर वहाँ पर क्या हुआ? लोकतंत्र कायम नहीं रहा वहाँ पर, आपको मालूम है। वो आप बताइए। यहाँ प्रदेश को एक बार करना था। लोकतंत्र की तारीफ पूरी दुनिया में होती है कि इतने बड़े मुल्क में 135 करोड़ की आबादी है, धर्म, जाति, वर्ग अलग अलग है, तब भी इस मुल्क में कैसे लोकतंत्र कायम रह गया? पाकिस्तान हमारे साथ आज़ाद होगा धर्म के नाम पर, मुस्लिम धर्म के नाम पर, दो टुकड़े हो गए। अगर हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो पाकिस्तान गुजरात हमारे सामने, वो भी एक धर्म के नाम पर होगा। तो दो टुकड़े हो गए यार, उसके क्यों हो गए? एक धर्म के होते हुए भी हो गए। यहाँ तो अलग अलग धर्म भी, वहाँ भाषा अलग थी, बांग्लादेश की अलग भाषा, यहाँ की अलग भाषा थी, वो भी एक कारण था। तो क्या होगा इस देश के? इतनी भाषाएँ, तमिलनाडु वगैरह आपको मालूम है, आज़ादी के बाद से ही लगातार कई तरह की वहाँ पर हिंदी को लेके, इंग्लिश को लेके कई आंदोलन हुए वहाँ पर। आतुदा लोगों ने किए जमाने के अंदर। आप लोग जो सीधे बैठे उन सबको मालूम होगा उस जमाने में क्या क्या नहीं होगा। तो ये जो बात आज आ रही है बेरोजगारी की, महंगाई की, कांग्रेस 28 तारीख को, मैं समझता हूँ सोमवार 28 को होगा या 26 जी हमारे बैठे होंगे, इनको मालूम होगा कि डेट फिक्स करके जल्दी एक राष्ट्रीय स्तर पर रैली करेगी कांग्रेस। राज्यों में, जिलों में, ब्लॉक में अच्छी रैली हुई हमारी। पब्लिक तंग आ गई है बेरोजगारी से, हाहाकार मचा हुआ युवाओं के अंदर, और महंगाई की तो जान निकल गई, महिलाएं दुखी हो गई, अपना परिवार का खर्चा नहीं चला पा रही है। तो ऐसी स्थिति में देश चल रहा है। और बेरोजगारी में आप देखें तो राजस्थान में 3 लाख नौकरी हैं, 1.25 लाख नौकरी लग चुकी है, 1 लाख 1.25 लाख नौकरियाँ का प्रोसेस चल रहा है, और 1 लाख नौकरी में भी और अनाउंस किया बजट के अंदर। और यहाँ मैंने सुना बेचारे जो 25-25 साल से, 20-20 साल से, 15 साल से कर्मचारी बैठे, वो भी टेम्परेरी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का कोई आपने कोई सिस्टम बना रखा है, उसके आधार पर आप उनको मतलब चला रहे हो मेरे ख्याल से। वो क्या सिस्टम है? अलग ही सिस्टम है, ओल्ड पेंशन वो सिस्टम अलग ही है, कोई बात नहीं क्या सिस्टम है। तो ये सिस्टम से वो चल रहा है। तो ये मैं कह रहा था आपको कि वो लोग जो है फिक्स वेतन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली, आप क्या है फिक्स वेतन कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली आउटसोर्सिंग करके करते, क्या जुल्म हो रहा है, क्या पता नहीं। आपके यहाँ के जो कर्मचारी बेचारे ऐसी परिवार से आते होंगे, क्योंकि ये सक्षम राज्य आपका है फाइनेंशियली भी, तो मैं समझता हूँ यहाँ ज़्यादा वो लोग आते होंगे जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होंगे, वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे होंगे उनके। ऐसा कभी होता नहीं है।
स्ट्राइक हो जाती है, आंदोलन करते हैं लोग बाग, कर नहीं पा रहे होंगे। ओल्ड एज पेंशन आपने सुना होगा, मैंने लागू की है, ओल्ड एज पेंशन लागू की राजस्थान के अंदर। आप बताइए, नई पेंशन शेयर मार्केट के आधार पर तय होती है, नई पेंशन। कल्पना कीजिए आप, यूक्रेन का युद्ध भी आ गया, उस पर कौन युद्ध आ जाए, जब वो बेचारा 35 साल बाद रिटायर होगा ओल्ड एज के अंदर, तब पेंशन मिलेगी। शेयर मार्केट का उस पर रेट क्या है, उनकी पेंशन उससे लिंक कर दी उन्होंने नई पेंशन को। ये मानवीय दृष्टियों के खिलाफ थी, हमने ओल्ड एज पेंशन लागू वापस करी राजस्थान के अंदर। पूरे देश में कर्मचारी वेलकम हो रहा उसका, खाली छत्तीसगढ़ ने किया मेरे बाद में, और करने की हिम्मत नहीं कर पा रही, क्योंकि केंद्र सरकार खुद नहीं कर रही है। तो मैं मांग करूंगा प्रधानमंत्री जी से गुजरात की धरती पर कि आप 27 साल से राज करो, यहाँ पर लोग दुखी हो गए आपके राज से, पब्लिक दुखी है, तो आप मैनेजमेंट करके साम दाम दंड भेज दो। कि आप देख लीजिए क्या हो रहा देश के अंदर, क्या सरकारें गोवा के अंदर, मणिपुर में बड़े गर्व के साथ में सीना फुलाए चल रहे दिल्ली के अंदर कि आपके मणिपुर, गोवा, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश और अभी महाराष्ट्र, राजस्थान को उन्हें बचा लिया, वरना मैं आपके सामने अगर नहीं बैठा था मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को दूसरे होता है यहाँ पर। आप सबके आशीर्वाद से शुभकामनाएं से मैं बच गया हूँ, वरना मैं यहाँ नहीं बैठता मुख्यमंत्री के रूप में, और ना मैं बात कर सकते। तो ये जो है, ये दुआएं थी प्रदेशवासियों की, हमारे एमएलए देखो, आप मेरे साथ में बैठे होते एमएलए, 34 दिन में बैठे थे। बाहर जाओ, होटल के बाहर पहली किस्त 10 करोड़ की थी, वहाँ 10 करोड़ की पहली किस्त थी, उधर छोड़ के बैठे रहे। इतिहास में कहीं नहीं सुना होगा। बीएसपी के साथ जुड़े मुझसे, 1 रुपया मैंने नहीं दिया उनका आज तक, 1 रुपया नहीं दिया। ऐसा कभी होता है राज्यों में? इंडिपेंडेंस साथ दिया हमारा एमएलए ने, कोई हमने 1 रुपया उनको नहीं दिया भेजा, फिर भी 4.5 साल से साथ दे रहे हम लोग का। ये गुडविल होती है सरकार की, उसके आधार पर राजस्थान सरकार चलती है। यहाँ की तरह नहीं है कि जीतने के बाद में आप तोड़ रहे हो कांग्रेस एमएलए को। ये गुजरात का मॉडल, गांधी का मॉडल होना चाहिए कि ये मॉडल कौन सा आ गया, मोदी का मॉडल कौन सा आ गया कि जीत गए आप, मेजोरिटी आपकी है, सरकार गिरने की कोई संभावना नहीं है, तब भी तोड़ करके आप चुनाव करवा रहे हो। 17 महीने 12 में से किया इन लोगों ने। राज्यसभा चुनाव में ऐसे करते हैं, चुनाव पोस्टपोन करवा देते हैं राज्यसभा के लोग। अभी हौसला पूरी नहीं हुई हमारी, हम कैसे पूछ सकते हैं? मालूम है कि इनके साथ हमारे चुनाव पोस्टपोन हो गए थे राजस्थान के अंदर, क्योंकि हौसला पूरी नहीं होती यहाँ सत्यशील के चुनाव से। वही तो कह रहा हूँ मैं, उसी की बात कर रहा हूँ कि आप और वाजपेयी के चुनाव में वो हौसला देने की पूरी उस वक्त हुई नहीं थी उनकी। वहाँ पे हमारे वेणुगोपाल थे। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि हालात बड़े गंभीर है और उसी ढंग से हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के जो हालात हैं उसको लेके तो आपको, हम सबको सोचना पड़ेगा कि किस रूप में हम लोग अप्रोच सकें आने वाले वक्त के अंदर, जिससे कि प्रदेश भी और देश भी लोकतंत्र कायम रहे। सर्वधर्म समभाव लोकतंत्र की जो भावना है संविधान की, लोकतंत्र समाजवाद सर्वधर्म समभाव की, यही देश को एक अखंड रख सकता है। वरना आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी अगर हमने अपनी भूमिका नहीं निभाई, जो हम नहीं निभा पा रहे हैं मीडिया वाले भी, क्योंकि आपकी मजबूरियाँ हैं। इस कोरोना में आप लोगों की तनख्वाह कम हो गई होगी कई लोगों की, आप में कई लोगों की नौकरी चली गई होगी, क्योंकि मालिकों को इतना दबाव है ईडी का, सीबीआई, इनकम टैक्स का, कि आपके मालिक लोग, आपके मीडिया वाले जो मुझे ये कैच कर रहे हैं, नेशनल मीडिया वाले भी, इनके सबके मालिक डरे हुए हैं। इसलिए गोदी मीडिया नाम पड़ा, गोदी मीडिया, बताइए आप। तो ये क्या कर रहे हैं? तो मेहनत करते हैं, दिन भर रात भर मेहनत करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, तो भाई कोई हम पीछे नहीं रह जाए, इनमें कॉम्पिटिशन चलता रहता है। हमें ये बहुत धक्के लगाते रहते हैं, मौका लगता है भाई 1-2 मिनट की बात देगा, इतनी मेहनत करते हैं। बाकी आप जानते हो कि मालिकों की स्थिति जो अलग है, उस पर आप क्या कर सकते हो। तो मैं खुद इन बातों को महसूस करता हूँ, इसलिए मैं नाम शेयर कर
धन्यवाद आपका। सर आपने 2 बार बोला ईडी का नाम, तो मैं ये ईडी की बात की आपने, तो ईडी 2005 के बाद ईडी आई, उसके बाद जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, अरुण जेटली ईडी के बाद अरुण जेटली फाइनेंस 2005 में आई अरुण जेटली। बजट में ये जो ईडी का करेक्शन उसका जो सुधारा, तो उनके सब कांग्रेस के बहुत लोग संसद सभ्य थे, तो उसने देखा नहीं कि भाई अरुण जेटली ये करेक्शन कर रहे जो डेंजरस है, तो वो उसके लिए कांग्रेस में इतनी जवाबदार है कि भाई ईडी में जब करेक्शन हुआ तो अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उसने इस फाइनेंस के दबाव से पता न चला, इसलिए उसमें ईडी की ये गंभीर जो आपने थोड़ी शर्त हो कि एफआईआर नहीं दिखा सकते, वो सब अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश की, तब कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया, वो पूरा उसका स्टडी नहीं किया जब कांग्रेस का था। तो दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आप गुजरात में कांग्रेस की सरकार आने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का एक सर्वे ऐसा बोलता है आप और कांग्रेस साथ होंगे तो ही आपकी सरकार बन सकती है, आप और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ते हैं तो ही हो सकती है। और तीसरा, आपने गाय की बात की, लेकिन भारत सरकार में जो कृषि मंत्री है उसको 4000 करोड़ का बजट दिया है, और गाय 4 गाय के लिए और गाय 4 पैसे मिलते हैं, और गाय के 4 पैसे आते हैं। भारत का कृषि प्रधान के पास 4000 करोड़ का बजट, तो ये आएगा ही नहीं, गाय के भाग एक गाय की 4 आने आते हैं, तो उसका गाय का काम क्या होगा? देखिए ईडी का यहाँ एक सवाल है, इसमें मेरे ख्याल से 18 के अंदर अमेंडमेंट जो हुए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मौन लगाई है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट से कई एक्टिविस्ट ने डिमांड करी है कि उनको पुनर्विचार करना चाहिए, इसका पुनर्विचार करना चाहिए। ये 18 के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट काफ़ी किए हैं, बहुत हार्ड बना दिया उसको, जहाँ तक मुझे थोड़ा ध्यान है 18 के अंदर अमेंडमेंट जो हैं, इसमें कांग्रेस ने विरोध किया है, विरोध किया था, पर वो विरोध कौन, आप बताइए, मोदी जी के राज में लोकसभा में या अब तो राज्यसभा में भी मेजोरिटी होगी उनकी, कोई विरोध चलता है क्या वहाँ पर? ये बताइए कि जालोर में जो हादसा हुआ है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो 10 दिन पहले जालोर में जो हादसा हुआ और महिला को जिंदा जला दिया राजस्थान में। देखिए जालोर की घटना जो हुई है ना, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अभी मैंने 15 अगस्त के दिन कहा आप साथियों को कि देश के अंदर जो छुआछूत आदमी है देश के अंदर, ये मानवता पे कलंक है ये। और मैंने ये भी कहा आरएसएस बीजेपी को चाहिए, ये हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं, हिंदुत्व बात तो वही कर रहे हैं, एक तरफा ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो उनको पहला काम ये करना चाहिए देश के अंदर, पहले कम से कम शेड्यूल कास्ट के जो हमारे साथी है दलित, वो भी हिंदू ही हैं, ओबीसी वाले हिंदू ही हैं, तो पहला काम ये करना चाहिए आरएसएस बीजेपी को, इनके आप भेदभाव मिटाएं, छुआछूत को मिटाएं, और भी भेदभाव होते हैं इस तरह के, वो सब मिटने चाहिए। तो हमारी सरकार की सोच ये जो मैं बोल रहा हूँ। अब ज़्यादा बात जालोर की बात है, एक टीचर जो था स्कूल का मालिक था, उसका पार्टनर भी ऑफिशियली अनऑफिशियली एक शेड्यूल कास्ट का ही है, उस स्कूल में 4-5 टीचर शेड्यूल कास्ट के हैं, 20-30-40 बच्चे शेड्यूल कास्ट के पढ़ते हैं। वो जो घटना हुई है उसको क्योंकि जाँच चल रही, मैं कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ के दोनों एमएलए जो हैं, एक कांग्रेस का एक्स एमएलए और प्रेजेंट एमएलए बीजेपी का है, वो भी अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहा है तो भाई ये पानी पीने वाले जो पूरे नेशनल डिबेट बन गई है कि आपकी मटकी में पानी नहीं पीने दिया, वहाँ का बीजेपी एमएलए ही उसको अभी क्वेश्चन मार्क कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, एक बार कोई इश्यू बन जाता है, आज का आईटी का ज़माना वायरल हो जाता है, वो फिर इश्यू नेशनल मीडिया हो चाहे लोकल मीडिया हो चलता रहता है। अभी वहाँ डिबेट हम कह सकते हैं आपको, कल मैंने आने के पहले एडीजी क्राइम होता है नंबर 1 पोस्ट पे डीजी की तरह, वो शेड्यूल कास्ट के खुद हैं, उनको मैंने फिर भेजा है, आप हकीकत कर मालूम करके आओ वास्तव में घटना क्या हुई, क्योंकि कई तरह कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं। पर हमने उनको जो कोई घटना तो हुई थी आपके गुजरात में,
ऊना का केस हुआ था, आज तक कुछ नहीं हुआ है उसका। तो कई घटनाएं यहाँ भी होती है, मध्य आपके यूपी में होती है, कहाँ नहीं हो रही है। पर हमारी गवर्नमेंट वो है, हर घटना पे तत्काल एक्शन करती है। हमने कई रिफॉर्म किए पुलिस के अंदर, कुछ 300 दिन लगते थे जांच के अंदर, 50-55 दिन लगते हैं वहाँ पर। FI आपको जान के खुशी होगी, हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ पर FIR में कंपल्सरी कर दी थाने के अंदर। पहले लोग भगा देते थे गरीब लोगों को, बेइज्जती करते थे बोलने के अंदर। अब आपको FIR कंपल्सरी कर दी है, रजिस्टर्ड होगी, वरना SP के ऑफिस में होगी। आज वहाँ पर पहले 15-16 केस आए थे SP के ऑफिस में, अब कोई नहीं आता है। और इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोएक्टिव के काम कर रहे हैं। हम लोग अरेस्ट कर देते हैं मुलजिम को, यही होता है। एक केस ऑफिसर डायरी का हमारा सिस्टम है, जहाँ फास्ट ट्रैक में मुकदमा दर्ज करने का, लीगल ऑफिसर साथ लगाने, लेकिन लीगली कोई कमी नहीं रहे कोर्ट के अंदर कि तमाम एक्शन उठाते हैं। गरीब को मुआवजा कितने दे दो भले ही, वो मुआवजा पूर्ति नहीं कर सकते उनकी मृत्यु की, हम जानते हैं इस बात को। पर फिर भी हमने कोई कमी नहीं रखी है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, राहुल जी ने कहा इनको आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक्स्ट्रा मत करवा दीजिए, वो भी करवा दी गई है। हमारे वहाँ पे शांति बनी हुई है। ललित भाई एक मिनट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे सवाल होता है, खड़ा होता है पाकिस्तान की। एक बिजाना चांद साफ होगी। उसकी भी मौत हो गई। गौरव भाई सिचुएशन पे क्या कहेंगे, पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे क्या बिल्कुल सही है गौरव भाई, लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी है, बेहतर है, अंधेरे के मुकाबले की बेहतर है। एक मिनट ललित भाई एक मिनट गौरव आम आदमी पार्टी मैदान में है, उन्होंने अपने 10 उम्मीदवार कर दिए हैं। आज आम आदमी पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करने जा रही है। हमने कांग्रेस में देखा है कि जब तक चुनाव का पर्चा दाखिल करने का आखिरी नहीं होता तब तक कैंडिडेट कुछ नहीं होते। उम्मीदवारों की घोषणा आम आदमी पार्टी और भाजपा से आम आदमी पार्टी ने ऑलरेडी 10 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आप कह दोगे कि जल्दी कराएंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी भी समय से पहले उम्मीदवार घोषित करेगी। एक मिनट ललित भाई, एक मिनट। यस शत्रुघ्न शर्मा। 2017 में आप और 2022 में आप 2017 के चुनाव के बाद काफी आपके सीनियर और काफी युवा नेता छोड़कर चले गए। अभी क्या चुनौती महसूस कर रहे हैं 2022 में, क्या स्थितियां बदली हैं और कांग्रेस के कितना यहाँ पर काफी लोग छोड़ के चले गए 17 के बाद राजस्थान यहाँ पे गुजरात में। अब क्या चुनौती है? अब क्या चुनौती है? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि मुझे इस बात का तो हमेशा दुख रहता है कि गांधी के प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति बनी है, जीते हुए लोगों को भी इससे में दिलवाते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की जो मॉडल बनाया, मॉडल है हॉर्स ट्रेडिंग के मॉडल है बीजेपी का। ये मॉडल हिंदुस्तान में आने के बाद कभी नहीं आया है कि मॉडल के रूप में ये पहले ले आते हैं। वहाँ पर गुड़गांव में, मानेसर में 200 लोगों की टीम उनकी फिक्स है। उन्हें ट्रेनिंग दी हुई बाकायदा, उनमें बाउंसर भी होते हैं, ठीक है, उनमें उनके कार्यकर्ता भी होते हैं। एक टीम बनाई हुई है। मिस्टर जैन कोई MLA है, मध्य प्रदेश लोगों पहले वहाँ ले गए तो हमारे दिग्विजय सिंह जी ने और रीतू पटवारी हमारे जो पहले प्रभारी थे गुजरात में, ये जाके उनको समझा के वहाँ पर लेके आ गए। फिर उनको ले जाया गया वहाँ पर, बेंगलोर ले जाया गया और सुनते 30 करोड़ 35 करोड़ रुपये दिए गए। अब कल्पना कीजिए कहाँ डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो किया है इन्होंने, खेला किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। आप बताइए, देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे लोग। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करा अभी तक। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है 98% पैसा जा रहा बीजेपी के पास में, डरा के धमका करके जा रहा पैसा, और पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा दे नहीं पा रहे हैं, घबरा के ED हमारे घर पहुंच जाएगी। तो आप दोनों का जो फील्ड है इक्वल नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड। तो आप डेमोक्रेसी में बताइए क्या होगा। आज वो स्थिति बन गई है।
तो कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है, कुछ ऐसी अप्रोच हो गई है, उसको पूरे देशवासियों को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कम नहीं है। पीएम केयर फंड, अरे पीएम रिलीफ फंड बना हुआ है आज़ादी के बाद से, सीएम रिलीफ फंड बना हुआ है मेरा। अब मैं अलग से सीएम केयर फंड बना दूँ और इंडस्ट्री वालों में चंदा इकट्ठा करके मैं मेरी मर्जी से खर्च करूँ, ये क्या भाई कहाँ की समझदारी? ट्रस्ट बना दे 4-5 लोगों का। पीएम केयर फंड जो होता है उसके अंदर बाकायदा CNAG ऑडिट करता है उसका पैसा। पीएम केयर फंड का कोई ऑडिट नहीं कर सकता है, RTI से नहीं पूछ सकते हो। ऐसी ऐसी घटनाएं इकट्ठी इतनी हो गई कि आप भी क्या करोगे? आप लोग थक रहे हो, मुझे मालूम है। आपका मतलब कि साहित्यकार, लेखक, पत्रकार लिखते लिखते बेचारे जो है ना, जो खोजी पत्रकारिता करते हैं वो थक गए हैं कि कब तक करते जाएंगे यार, समझ नहीं आता है। ऐसी स्थिति बन गई है, क्या करोगे आप? जारी जा कर रहे हैं, आज कांग्रेस सब छोड़ के जारी जाया कर रहे हैं, कांग्रेस सब छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जा ही जा रहे हैं। कोई नहीं रहा, कोई नहीं। ज़्यादा चिंता उसकी मत करो। बात सुनो भाई, इसमें देखो भाषण इंदिरा, अरे सुनो, इंदिरा जी के वक्त में भी जब इंदिरा जी चुनाव हार गई थी ना, तो लोगों ने कहा गया वरार कभी वापस नहीं आता है, ठीक है ना? तो उसके बावजूद भी जो मजबूत रहे, सुनिए आप, जो मजबूत रहे उस वक्त में पार्टी के अंदर, हम जैसे लोग NSC में थे, हम लोग थे जिला अध्यक्ष मिल के कांग्रेस के, जो मजबूत रही लीडरशिप देश के अंदर, जो अच्छे दिन आए ना, तो आज जो 40 साल जो देश में केंद्रीय मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं या AIC के महामंत्री या बने पदों पर आए हैं और भी पदों पर आए हैं, वो तमाम वो लोग आए जो मुसीबत में इंदिरा गांधी के साथ खड़े थे। आज ये प्रॉपर टाइम है कांग्रेस के लिए, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जो नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, पुराने लोग जो समझदार है, कमिटमेंट वाले लोग हैं, निस्वार्थ नहीं रखते हैं, उनका ही आने वाले वक्त के अंदर इस देश के बचाने में काम आएंगे वो लोग। मैं इसको इस रूप में मानता हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि पत्रकारों में अपने परिवार ही मानता हूँ हमेशा सब जगह, कि आज देश को कांग्रेस की जरूरत है देश बचाने के लिए। अगर कांग्रेस की जो विचारधारा है वो देश की विचारधारा, देश का DNA और कांग्रेस का DNA एक सा है, और वो वही है जो संविधान की मूल भावना है किसी पार्टी के अंदर है। कांग्रेस मूल भावना आवश्यक है देश के लिए। नमस्ते सर, गुजरात प्रदेश सरफराज मंसूरी, 2 सवाल है आपसे। एक तो आप चुनाव के बाद आम आदमी से समाधान करोगे, और दूसरी बात ये कि अगर देश की हालत इतने सारे खराब है तो कांग्रेस असरकारक विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा रही? आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव के बाद समझौता करोगे क्या? कांग्रेस अपोजिशन का रोल असरदार तरीके से। देखिए, ये तो काल्पनिक क्वेश्चन आपका है, आप पार्टी के साथ, वो तो छोड़िए। और क्या बात है सर, जवाब तो देने दो। पार्लियामेंट की इलेक्शन के टाइम आप पार्टी के साथ कांग्रेस का समाधान होने वाला ही था, तो आप वाले ने बोला भी था कांग्रेस को कि लोकसभा की इलेक्शन साथ में लड़े, लेकिन उस समय हुआ नहीं। इधर सर्वे ऐसा बोलता है कि कांग्रेस आप अगर साथ में आती है तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। आपने क्वेश्चन बड़ा पूछा, सोच समझ के पूछा, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं समझता हूँ अभी इसके बारे में हमारे लिए काल्पनिक क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो चुनाव के मैदान उतर रहे हैं, चुनाव शुरू भी नहीं हो रहे हैं। तो ये बात पूरा करें। चलो थैंक यू वेरी मच, अमित भाई, थैंक यू अमित भाई, थैंक यू। तो ये तस्वीरें आपको गुजरात PCC की दिखा रहे हैं, जहां पर CM अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की